हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे बहुत ही रिनोन्ड एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को अगर हम बैंक्स प्राइवेट सेक्टर बैंक का राजा बोलें तो भी गलत नहीं होगा, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर बैंक में इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप दिस इज़ द बिगेस्ट बैंक। दिस थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि इनका फाउंडर जो है मिस्टर हसमुख भाई पारेख हैं। इन्होंने ये बैंक सबसे पहले शुरू किया था और उसके बाद इन्होंने अपने भतीजे को जो है उनको इंट्रोड्यूस किया और उनको बोला कि आप अपना बैंक चलाइए, मिस्टर पारेख को, जो कि सब लोग जानते हैं। तो दिस बैंक इज़ फाउंडेड इन 1994। रेवेन्यू जो ये लोग क्लॉक करते हैं वो है 1,47,068 करोड़ का, एंड नेट प्रॉफिट जो 2020 में इन्होंने क्लॉक किया है वो है 27,254 करोड़ का। इसमें एक और चीज़ आपको बड़ी इंटरेस्टिंग है जो कि काफ़ी कम हुआ करती थी। 2000 में टाइम्स बैंक करके एक बैंक हुआ करता था विच वाज पार्ट ऑफ विच हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय बेनेट कोलविन एंड कंपनी लिमिटेड, विच इज़ टाइम्स ग्रुप कंपनी। वो और एचडीएफसी बैंक का विलय हो गया था 2000 में। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है ऑफ एचडीएफसी बैंक, जो कि बहुत रेयरली सुनने को मिलता है। तो आई थॉट आई शुड शेयर इट विद यू। की हाइलाइट्स देखते हैं। इनकी बैलेंस शीट का साइज़ अगर आप देखोगे तो कुछ 15,30,511 करोड़ का है, जो कि एज़ कम्पेयर टू 1920 में 23% का ग्रोथ दिखाया है इसमें। वहीं पे अगर ग्रॉस एनपीएस देखोगे तो ग्रॉस एनपीएस 1.26% रह गया, विच वाज अर्लियर इन 2019 वाज 1.36%। जहाँ पे बाकी जो बैंक्स हैं स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीएस क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसको कि बैंक ने किसी को लोन दिया मगर वो वापस नहीं ले पाए किसी भी कंडीशन के कारण, या तो वो बैंकक्रप्ट हो गई या उनका बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है, कोई भी एक रीज़न हो सकता है, और वो एनपीएस घोषित कर देते हैं। तो जो इनके एनपीएस हैं लोएस्ट हैं, एंड इसी वजह से दे आर एबल टू सस्टेन एंड ग्रो द बिजनेस एज वेल। ये लीडिंग प्लेयर है इन कार्ड्स एंड पेमेंट्स बिजनेसेस। मैंने आपको एक एसबीआई कार्ड्स की वीडियो बनाई थी जो मैं आपको आई बटन में दिखाऊंगा। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो इनके कुछ 5,416 आउटलेट्स भी हैं, इंक्लूडिंग 4 ओवरसीज़ आउटलेट एज वेल। टोटल डिपॉजिट्स की अगर बात करते हैं तो 11,47,502 करोड़ का डिपॉजिट टोटल डिपॉजिट्स हैं, जो कि 24% से ग्रो कर रहा है। और नेट प्रॉफिट जो है 26,257 करोड़, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था, वो भी कुछ 25%, 24.5% से ग्रो कर रहा है। तो ये एक बेहतरीन बैंक है, उसका ये की हाइलाइट्स मैंने आपको शो किया है। अब कुछ नंबर्स के बारे में देखते हैं, लास्ट 3 इयर्स कैसे रहे हैं नंबर्स। अगर आप देखेंगे इनके ये एडवांसेस तो कुछ 2017 में 6,58,000 करोड़ जो एडवांसेस हुआ करते थे, वो बढ़ के आज की तारीख में ऑलमोस्ट 9,93,703 करोड़ हो गए हैं। सेम डिपॉजिट भी अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं, 7,88,000 से बढ़ के आज 11,47,000 करोड़ हो गए हैं। अगर आप बैंकिंग आउटलेट्स की बात करते हैं तो 4,787 आउटलेट्स हुआ करते थे, आज की तारीख में 5,416 आउटलेट्स हो गए हैं। इसी तरह से एटीएम्स भी ग्रो कर रहे हैं अच्छे से। डिजिटल ट्रांजैक्शन जो कि 2017-18 में 85% डिजिटल ट्रांजैक्शन होती थी, अब वो 95% डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो गई हैं, विच इज़ अगेन अ कमेंडेबल सिचुएशन फॉर एनी बैंक। और मिस्टर पुरी का भी कहना था कि मैं किसी भी कस्टमर को बैंक लाने की नहीं सोच सकता, मैं हर घर में ये बैंक लेके जाऊंगा, एंड दैट इज़ द इनिशिएटिव ड्यू टू विच डिजिटल ट्रांजैक्शन हैज़ ग्रोन सो वेल। आप अगर बात करते हैं बैंक की अगर सीएसआर एक्टिविटीज़ में भी, तो बेनिफिशरी जो 3.5 मिलियन थे वो आज की तारीख में बढ़ के ऑलमोस्ट 8 मिलियन हो गए हैं। अगर आप सोलर पावर कंजम्पशन की बात करते हैं, विच इज़ नो बैंक विल टॉक अबाउट सोलर पावर कंजम्पशन, और इनकी थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 85 किलोवाट ये सोलर पावर से कंज्यूम करते थे, वही बढ़ के अभी 145 किलोवाट हो गया है, एंड दिस बिकॉज ऑफ विच इनका एक्सपेंस भी कम हो गया है। अब मर्चेंट एक्सेप्टेंस पॉइंट्स जो हैं, पहले कुछ 6.25 लाख जगह पे इनका कार्ड्स या डिजिटल ट्रांजैक्शन चलते थे, वो आज की तारीख में कुछ 18 लाख हो गए हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से हर पैरामीटर पर ये ग्रो कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि कुछ बिज़नेस सेगमेंट्स के बारे में। बिज़नेस सेगमेंट्स में इनके कुछ 3 बिज़नेस सेगमेंट्स हैं।
एक एक करके समझते हैं। होलसेल बैंकिंग जो है, ये बिज़नेस जो सेगमेंट है, इसमें बेसिकली ये लोग फोकस करते हैं इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स पर, जैसे लार्ज कॉर्पोरेट्स हो गए, गवर्नमेंट बॉडीज़, इमर्जिंग कॉर्पोरेट्स, बिजनेस बैंकिंग, एसएमईज, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ग्रुप। तो इस तरह के ये कुछ इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स पे फोकस करते हैं। और किस तरह के इनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को, तो उनको जैसे वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, टर्म लोन की ज़रूरत है, प्रोजेक्ट फाइनेंस की ज़रूरत है, डेट कैपिटल मार्केट की ज़रूरत है, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, होलसेल डिपॉजिट्स, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड गारंटीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पास। और टोटल जो डोमेस्टिक होलसेल एडवांसेस हैं इनके पास अभी, वो 30% से ग्रो कर रहा है। एंड इनका एज क्या है, HDFC बैंक का एज ओवर अदर प्लेयर्स कि ये फुल सर्विस वन स्टॉप शॉप है फॉर कॉर्पोरेट्स विद स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी बैकबोन, मार्केट लीडर है कैश मैनेजमेंट सर्विसेज में, एंड प्रोमिनेंट पोजीशन है लार्ज कॉर्पोरेट्स एंड इमर्जिंग कॉर्पोरेट स्पेस में। दूसरा सेगमेंट जो है इनका, वो है रिटेल बैंकिंग का स्पेस। तो रिटेल बैंकिंग का स्पेस जो है, वो हम जैसे इंडिविजुअल बोरोवर्स को, या सैलरीड एंड प्रोफेशनल बोरोवर्स को, या माइक्रो एंड मीडियम साइज बिजनेसेस, या एक्सट्रीमली स्मॉल बिजनेसेस लाइक किराना स्टोर्स हो गया, इस तरह के लोगों को ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं। और इसमें किस तरह के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, ऑटो लोन्स, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, पर्सनल लोन, होम लोन, गोल्ड लोन, मॉर्गेज। they have whole host of products and services for retail banking as well और retail customers as well। ये भी अच्छे से ग्रो कर रहा है, कुछ 15% से ग्रो कर रहा है ये। एंड आज की तारीख में अगर डोमेस्टिक रिटेल डिपॉजिट्स की बात करें तो 8,79,000 करोड़ का ये इनके पास डिपॉजिट्स हैं। अब इनको फिर से HDFC की एज ओवर अदर बैंक्स, दिस इज़ अ लीडिंग प्रेजेंस इन द पेमेंट्स बिजनेस विद 1.45 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स। तो मैंने SBI क्रेडिट कार्ड में भी बोला था कि दे आर द नंबर 2 एंड HDFC क्रेडिट कार्ड इज़ द नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। Unique product proposition for NRIs through branches in India and overseas, market leader in almost every asset category with best-in-class portfolio quality, pioneer and dominant player in the digital loan marketplace। तो ये कुछ एक अच्छी चीज़ें हैं जो कि ये इसी वजह से ये लोग अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं। थर्ड सेगमेंट जो है वो ट्रेजरी का सेगमेंट है, एंड विच इज़ ए स्मॉल सेगमेंट फॉर देम बट ग्रोइंग क्वाइट वेल। ट्रेजरी जो है, द ट्रेजरी इज़ द कस्टोडियन ऑफ बैंक्स कैश लिक्विड असेट्स and manages its investments in securities and other markets and market instruments। तो ये क्या करते हैं, ये जैसे फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स में काम करके, और ये लोग क्या करते हैं कि कस्टमर्स के लिए भी काम करते हैं, उनको सॉल्यूशन देते हैं फॉर हेजिंग स्ट्रेटजीज, ट्रेड सॉल्यूशंस बताते हैं, डेट कैपिटल मार्केट्स में, इक्विटीज़ में, रिसर्च रिपोर्ट्स निकालते हैं काफ़ी सारी। तो उस तरह से ये कस्टमर्स को बेनिफिट देते हैं। और ये बिज़नेस जो है अभी रेवेन्यू जो फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन से आ रहा है, वो आ रहा है कुछ 2,154 करोड़ का, 25% से ग्रो कर रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। अब हम इनका कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, कैपिटल के बारे में बात करते हैं। तो दे हैव रिकॉर्डेड एन इम्प्रूवमेंट इन ऑल की फाइनेंशियल मेट्रिक्स, बी इट नेट इंटरेस्ट इनकम, डिपॉजिट्स, लोन, इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। एंड इनको अगर देखते हैं तो बैलेंस शीट साइज़ जो 2017-18 में 10,63,934 करोड़ था, वो अभी बढ़कर 15,30,511 करोड़ हो गया है। इसी तरह से रिटेल एसेट्स की बात करते हैं तो 3,76,000 करोड़ से बढ़कर वही 4,96,000 करोड़ हो गया है। सेम डिपॉजिट्स की अगर बात करते हैं तो डिपॉजिट्स में जो टोटल डिपॉजिट्स 17-18 में थे 7,88,000 करोड़, वो बढ़कर 11,47,000 करोड़ हो गए। अगर कासा डिपॉजिट की बात करते हैं तो 3,43,000 करोड़ 2017-18 में थे, जो कि 19-20 में 4,84,000 करोड़ हो गए कासा डिपॉजिट्स। अगर हम एडवांसेस के बारे में बात करते हैं, 17-18 में 6,58,000 करोड़ का इनका एडवांसेस थे, जो कि 19-20 में ऑलमोस्ट 9,94,000 के आसपास इनका एडवांसेस हो गया। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी ये लोग अच्छे से बढ़ा रहे हैं कि 17-18 में 14.8 पे था, 18-19 में 17.1 एंड 19-20 में 18.5% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इनका है। अब हम इनकी एफिशिएंसी देखते हैं बैंक की, कि इनकी एफिशिएंसी कैसी है। इनका जो डिसिप्लिन है टू मैनेज कैपिटल एंड इंश्योरिंग ए हेल्दी प्रोपोर्शन ऑफ लो कॉस्ट कासा डिपॉजिट्स, तो इनको इस बैंक को सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसीलिए है कि इनकी लो कॉस्ट कासा डिपॉजिट्स इनको मिलते हैं, मतलब कम ब्याज देना पड़ता है। कासा क्या होता है,
करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट्स को कासा बोलते हैं। और जो भी हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स अगर हम लोग इस बैंक में एफडीज़ और ये जितना भी सेविंग बैंक में जो पैसा डालते हैं उसमें हार्डली 3 से 4% मिलता है, जबकि अगर हम इनसे लोन लेने जाएं पर्सनल लोन तो वही हमें 10-11%, 8% ऐसे मिलता है। तो इनका कासा जो डिपॉजिट है वो बहुत लो कॉस्ट है और वही इन्होंने बोला है। तो इनका अगर कॉस्ट टू इनकम रेशो देखेंगे तो 41 से जो है 2019-20 में 38.6 हो गया है। तो ये एक अच्छा चीज़ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखते हैं तो पैट भी 17,487 करोड़ से बढ़कर 26,257 करोड़ हो गया है। इन्होंने अगर रुपी अर्न एंड रुपी स्पेंट का अगर आप रेशो देखेंगे तो इंटरेस्ट फ्रॉम एडवांसेस जो हैं ये इन्होंने 66.5% है इनका, विच इज़ लाइक इनका पूरा जो इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, कमीशन, एक्सचेंज, ब्रोकरेजेस अगर देखते हैं तो ये इनका कुछ 1.7% आता है। तो इसी तरह से रुपी स्पेंट भी इन्होंने दिखाया हुआ है कि इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कहाँ होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहाँ होते हैं, प्रोविजंस में कितना पैसा जाता है, ये सारा इन्होंने बहुत अच्छे से शो किया है। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है इनका बहुत स्टैंडर्ड 4.3% पे चल रहा है। एनपीएस की बात करते हैं, ये बोलते हैं रेजिलियंस, our prudent credit evaluation policies and processes have enabled us to maintain a well balanced portfolio। तो इनका जो रिस्क मिटिगेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इसी वजह से अगर नेट एनपीए रेशियो अगर देखते हैं 17-18 में अगर आप ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं तो 1.3 था, जो कि 19-20 में 1.26 हो गया है। नेट एनपीए की बात करते हैं 0.4 था, वो भी घट के 19-20 में 0.36 हो गया है। प्रोविज़न कवरेज रेशियो जो है वो 69.8% था, मतलब जितना इनको कवर कर सके। एनपीएस जो होते हैं अगर आपको लगता है कि एनपीए होने वाला है तो आप बैंक उसको प्रोविज़न में डाल देता है, मतलब जितना भी इन्होंने प्रॉफिट कमाया उसमें से कुछ पैसा अलग रख देता है, उसको प्रोविजनिंग बोलते हैं। और इसी तरह से 72% जो है प्रोविज़न इनके जो रखे हुए हैं वो पूरा उसको एनपीएस को कवर कर रहा है। तो 72% इज़ अ गुड नंबर। रिटर्न रेशियो की बात करते हैं तो रिटर्न ऑन कैपिटल जो कि सब लोग बोलते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल अच्छा होना चाहिए, तो इनका 2017-18 में 18.2 था, अभी 16.8 है। तो ये गिर रहा है बट स्टिल दिस नंबर इज़ अबव 15%, विच इज़ गुड। अर्निंग पर शेयर एंड डिविडेंड पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर अगर देखते हैं तो ईपीएस 33.9 था जो कि अभी 48 हो गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है। और अगर हम रिटर्न ऑन एसेट्स बोलते हैं तो रिटर्न ऑन एसेट्स जो है 2017-18 में 1.93 था और आज की तारीख में 2.01 है। अब हम क्विकली इनका एचडीएफसी बैंक का और थोड़ा सा देखते हैं। मार्केट कैप जो है आज की तारीख में 6,22,000 करोड़ है। मैंने बताया था मार्केट कैप के हिसाब से दिस इज़ द बिगेस्ट बैंक इन इंडिया। अब हम बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 320, बट प्राइस टू बुक वैल्यू 3.53 चल रहा है, विच इज़ डिसेंट। थोड़ा सा आपको हाईली प्राइस लग सकता है, बट अगर इंडस्ट्री पी की बात करें तो 17.75, वेयर एज इट इज़ ट्रेडिंग एट 21.83%। अब हम अगर इनका ROCE बात करते हैं तो 7.31 एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 16.5, विच इज़ गुड। सेल्स ग्रोथ अच्छी है इसकी, 3 साल की अगर सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 18.59% है। डिविडेंड यील्ड इज़ नॉट दैट ग्रेट टू बी ऑनेस्ट, 1% के ऊपर मेरे को अच्छी लगती है डिविडेंड ग्रोथ, बट जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अगर देखेंगे तो 23%, विच इज़ वेरी गुड नंबर। प्रोमोटर होल्डिंग 26.10% एंड इसमें हम आगे देखते हैं थोड़ा कि इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट है, जून क्वार्टर में भी इन्होंने 32,352 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया, विच इज़ लाइक फ्रॉम 29,176 करोड़ लास्ट ईयर ऑन ईयर है एंड 31,795 जो है लास्ट क्वार्टर में इन्होंने मार्च में क्लॉक किया था। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, जबकि बेस काफ़ी बड़ा है इस बैंक का। और अगर इंटरेस्ट की बात करें तो जो इन्होंने इंटरेस्ट देना पड़ा वो देना पड़ा 15,608 करोड़ का, और एक्सपेंसेस जो है ये एम्प्लॉय कॉस्ट है बेसिकली 11,751। तो इन्होंने लास्ट क्वार्टर से काफ़ी सिग्निफिकेंटली अपने एक्सपेंसेस कम किए, एम्प्लॉय कॉस्ट कम किया है। अब फाइनेंसिंग प्रॉफिट कितना हो गया इनको, जो टोटल प्रॉफिट हो गया वो हो गया कुछ 5,000 करोड़ का। तो
इस तरह से अगर आप देखते हैं तो पैट भी ठीक है, और अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी ठीक है। अब अगर हम इस कंपनी का थोड़ा सा ये ग्रोथ एस्पेक्ट देखते हैं लास्ट 10 ईयर्स का, तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ ये 22.37% का दे रहा है, एंड अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट की बात करें तो 25% के आसपास का रोबस्ट ग्रोथ दिखा रहा है। 10 ईयर्स का स्टॉक प्राइस कैगर 17.5-18% का आपको 10 साल में कैगर ग्रोथ दे रहा है। ईयर ऑन ईयर आपको 18% से पैसा ग्रो करके दे रहा है, विच इज़ अ कमेंडेबल नंबर। अब हम इस शेयर होल्डिंग के बारे में बात करते हैं। तो प्रोमोटर्स की इसमें शेयर होल्डिंग जो है 26.10% है, एंड FIIs इसमें काफ़ी बुलिश हैं। इस तरह के शेयर्स को FIIs कभी छोड़ते नहीं हैं, और अभी जून क्वार्टर में भी FIIs ने फिर से अपना स्टेक बढ़ाया है। DIIs की बात करें तो DIIs ने भी थोड़ा सा अपना स्टेक बढ़ाया है, और कंसिस्टेंटली बढ़ा रहे हैं दिसंबर क्वार्टर में से लेके मार्च में, और मार्च से जून क्वार्टर में भी। इसके अलावा पब्लिक में अगर देखते हैं तो पब्लिक में ये घट रहा है, और जबकि FIIs और DIIs इसमें एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा टेक्निकल पैरामीटर पे अगर बात करें तो टेक्निकल पैरामीटर पर अगर आप देखते हैं तो मैंने डेली का ये चार्ट लगाया है, और ये इसका 100 EMA है, विच कमिंग अराउंड 1060 के आसपास। अभी ये ट्रेड कर रहा है 1130 के आसपास, तो 1060 शुड बी द फर्स्ट सपोर्ट लेवल, एंड जो इसका रेजिस्टेंस अभी मुझे दिखता है, रेजिस्टेंस है 1160 के आसपास। तो 1160 से अगर ये निकाल जाता है तो फिर इसमें कुछ रैली आ सकती है, एंड विच कैन गो अप टिल 1250 1260 के आसपास। बट अभी जो रेजिस्टेंस इसके लिए खड़ा है सामने वो है 1160। इसी वजह से ये थोड़ा सा अभी रेंज बाउंड हो गया है। अगर आप देखते हैं तो काफ़ी रेंज में चल रहा है ये, और ऊपर जाता है 1160 के आसपास, और फिर नीचे आता है, और फिर ये वापस ऊपर चलना शुरू होता है। तो अभी ये रेंज बाउंड है, बट आई थिंक इफ़ समबडी इज़ लुकिंग फॉर अ पोर्टफोलियो स्टॉक, डेफिनेटली दिस इज़ द बेस्ट बाय। एंड अगर आप मैनेजमेंट की बात करें, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, एंड वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट, विच इज़ रेयरली you will get this kind of management. You need to add these kind of gems in your portfolio, and please don't sell these kind of stocks. I am also holding this stock in my portfolio, so please don't feel that okay, this is just a recommendation. I am not recommending anything. This is just an educational video, and I thought I should share all these kind of information with you, and with the help of your financial advisor you can take a call whether you should buy right now or once it is coming down. But इस तरह के शेयर्स को slowly and steadily, as I repeatedly said that SIP is the name of the game right now, because market काफ़ी volatile है। तो SIP करते चलें, हर महीने का आप अगर 5 शेयर भी लेंगे इसमें, तो I think in 2 years time you will see that what sort of gains you will see. सो 2 साल में बहुत बढ़िया गेन आपको हो जाएगा इसमें। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इन केस यू लाइक माई कंटेंट, यू लाइक माई वीडियोज़, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू so much for watching this video. We'll see you in the next video. Thank you.